Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to continue chapter respiration। ये है respiration का part 2 और इसमें हम देखने वाले हैं human respiratory system। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाथवे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरा पाथवे है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम उसका मैकेनिज़्म देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ऑक्सीजन का वो देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाक से स्टार्ट करते हैं, या तो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। ओके, तो जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले इंट्रोडक्शन देख ले रेस्पिरेशन का, उसके बाद वो स्टार्ट करे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, तो पाथवे में रेस्पिरेशन हमारा बिगिन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, ये है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से सीधी एयर जाती है नेज़ल कैविटी में। ये जो यहाँ पे कैविटी है उसे क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटी। अब आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर और म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है? हेयर एंड म्यूकस। अब हेयर का काम ये है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है। क्या करते हैं? हेयर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं एंड म्यूकस क्या करता है? वो पार्टिकल्स को वहाँ पे स्टिक कर देता है। क्या करता है म्यूकस? जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको वहाँ पे स्टिक कर देगा। अब आपका जो इम्प्योरिटीज़ है वो ट्रैप हो गई, स्टिक हो गई। अब आपकी एयर इंटरनल नेर्व्स के थ्रू यहाँ पे आएंगे अंदर, इंटरनल नेर्व्स, वहाँ से एयर जाएगी अंदर। कहाँ पे जाएगी? फेरिंग्स। हमने डाइजेशन में डिस्कस किया था फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर और फूड के पासेज के लिए। उसके बाद एयर पास होगी लेरिंग्स से। लेरिंग्स का मतलब है आपका वॉइस बॉक्स। यहाँ लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है और लेरिंग्स की वजह से आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। एयर जब जाता है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस हो पाता है। वहाँ से एयर जा रही है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। हम क्या बोलते हैं ट्रैकिया को? विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया से फिर एयर एंटर करेगी लंग्स के अंदर। अब ट्रैकिया के मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो ट्रैकिया के अंदर देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट सी शेप की, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रही है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किससे बनी है? कार्टिलेज टिश्यू से बनी है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है ट्रैकिया के अंदर। इसका काम ये है कि मान लीजिए ये सपोज ट्रैकिया है, अब अगर इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं है तो एयर की एब्सेंस में क्या होगा? ट्रैकिया पूरी बंद हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। जैसे बलून है, बलून में अगर हवा नहीं होगी तो कैसे पिचक जाता है, तो वैसे हमारी ट्रैकिया बंद हो जाएगी। तो ऐसे बंद ना हो इसलिए उसको खुला रखने के लिए ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है, तो उसमें आपको लिखना है टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, अब ट्रैकिया के अंदर यानी विंड पाइप में आ गई, वहाँ से जाएगी लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ये जो आपको दो बड़े पोर्शन दिख रहे हैं, दिस इज ब्रोंकाई, ब्रोंकस आप उसको बोल सकते हो। उसके अंदर फर्दर डिविजन्स है जिसे बोला जाता है ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं फर्दर डिविजन्स को? हम ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल जहाँ पे ख़त्म होते हैं, जहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल जहाँ पे ख़त्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई एक्चुअल साइट है गैसियस एक्सचेंज की। आपने अब तक पूरा पाथवे देखा, कहीं पे भी O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। एल्वियोलाई इज़ द साइट जहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। सो एल्वियोलाई, ये एग्ज़ाम में जब पूछते हैं कि गैसियस एक्सचेंज की साइट क्या है तो आपको तब क्या लिखना है? एल्वियोलाई इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब जब मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एग्ज़ाम में भी बनाया, तो ये देख रहे हो मैंने इसको ड्रॉ किया, ये मेरी लेफ़्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है, बट मैं इसको लेबल कैसे करूँगी? इसको राइट और इसको लेफ़्ट, उल्टा लेबल करना है इसको। क्यों उल्टा लेबल करना है? बिकॉज व्हेन आई स्टैंड लाइक दिस, सी व्हेन आई स्टैंड लाइक दिस, तो ये वाला मेरा कौन सा लंग हुआ? राइट लंग। ये वाला मेरा कौन सा लंग हुआ? लेफ्ट लंग। ठीक है, तो व्हेन वी आर ड्राइंग वी हैव टू लेबल इट लाइक दिस। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एल्वियोलाई में आ गए। अब हम डिटेल में देखेंगे कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर
कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने बनाया है एल्वियोलाई बेसिकली बलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है एल्वियोलाई? बलून लाइक है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही इसके अंदर हवा आती है तो जैसे बलून में हम हवा भरते तो बलून फूल जाता है, वैसे ही जैसे एल्वियोलाई में हवा आती है तो वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है। ठीक है, अब हमारा जो एल्वियोलाई है उसका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसलिए है जिससे कि हम एकदम मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज कर सके। क्या कर सके? मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज कर सके। तो देखते हैं कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसे स्पेशलाइज्ड है। तो सबसे पहले एल्वियोलाई हैज़ थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है एल्वियोलाई के पास? थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा। अब क्योंकि एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन कैसी है? एकदम पतली सी मेम्ब्रेन है, तो एकदम फास्ट डिफ्यूजन होगा, तो गैशियस एक्सचेंज फास्ट होगा। देन इट हैज़ ग्रेट सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक्सपैंड हो सकता है। ये 90 मीटर स्क्वायर तक स्प्रेड हो सकता है। स्प्रेड यानी 90 मीटर स्क्वायर तक इसका एरिया है, जो बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ज़्यादा सरफेस एरिया यानी कि ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ये मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी। ब्लड वेसल्स क्यों होगी? कि जैसे ही एल्वियोलाई ने गैशियस एक्सचेंज किया, जैसे ही ऑक्सीजन लिया, तो ये ब्लड वेसल्स जाके ऑक्सीजन तुरंत सेल्स तक पहुंचा देगी। सो इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ये 3 पॉइंट की वजह से हमारी जो एल्वियोलाई है उसका एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। ये पूछते हैं कि एल्वियोलाई को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया गया है, या उसको ऐसा कैसा डिज़ाइन किया है कि गैशियस एक्सचेंज हो सके। तो उसमें आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। थिन परमेएबल मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ओके, इज़ दिस क्लियर? तो ये हमने पाथवे देख लिया, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ एल्वियोलाई के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेट अस नाउ सी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो 2 गैसेस आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 गैसेस होते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी ऑक्सीजन की। तो आपके एल्वियोलाई के थ्रू जितना भी ऑक्सीजन लिया, उसमें से 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। किसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। बाकी का जो 3% ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होगा? ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि 97% आपने सपोज x% में ऑक्सीजन लिया, तो उस x का 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। अब आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या करते हैं? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ना हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उस पर 4 एक्टिव साइट्स होती है। तो यहाँ पे कौन बैठ जाता है? ऑक्सीजन बैठ जाता है। ठीक है, ये आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है आपका, मैं HB लिख रही हूँ, दिस इज़ अवर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, इसके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल।
क्या होता है प्लांट्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट? क्लोरोफिल। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमंस का क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से। क्लोरोफिल किससे बनता है? मैग्नीशियम से। ठीक है, बहुत से एनिमल्स जो आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, जैसे कि अपना प्रोटोकॉर्डेट, उसमें वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, कुछ आपके जो वो है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोलिम्फ हो सकता है, हीमोसाइनिन भी हो सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अलग अलग टाइप के, हीमोसाइनिन, हीमोलिम्फ, वेनेडियम, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सारे अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि 2-3 रेस्पिरेटरी पिगमेंट के एग्जाम्पल दो, तो आप ये दे सकते हो। मैंने ये भी बता दिया कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसके अंदर है। चलिए वापस हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे जा रहा है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की 4 एक्टिव साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन बैठ गया है। अब ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन जो है ये इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा सेल्स तक। जैसे ही सेल्स में पहुंचा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ऑक्सीजन कहाँ पे दे देगा? सेल्स में दे देगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था सेल्स के अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया? ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। बाकी का जो 3% है वो तो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है सेल्स के पास। ठीक है, मेन यहाँ पे आपको वर्ड क्या याद रखना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 7% जो है ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। करीब 8 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, यहाँ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और बाकी का 70 to 75% जो है ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे लंग्स है और यहाँ पे सेल्स है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ से क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन। सेल्स में आए, हीमोग्लोबिन खाली हो गया, ऑक्सीजन सारा कहाँ पे चला गया? आपका सेल्स में चला गया। ठीक है, अब सेल्स में से यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। तब ये क्या बन गया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वापस हीमोग्लोबिन खाली, सारा CO2 कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। और अब हीमोग्लोबिन वापस किससे बाइंड कर जाएगा? ऑक्सीजन से। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, सेल्स में ऑक्सीजन को छोड़ेगा, वापस लंग्स में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके। अब सवाल ये है कि आपके सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? तो आपके मैंने अभी आपको बताया कि आप जो भी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा कि जैसे ही एनर्जी बनती है तो वैसे क्या रिलीज़ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मैं अगर आपको इक्वेशन बताऊं तो ग्लूकोज से बनता है पाइरूवेट, पाइरूवेट से क्या बनता है? CO2 + H2O + एनर्जी। यानी जितनी बार एनर्जी बनती है उतनी बार कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल के अंदर बनता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी बाहर निकालती है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम फटाक से मैकेनिज़्म देख लेते हैं, क्या मैकेनिज़्म है आपके ब्रीदिंग की। तो आपका ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है वो 2 पार्ट में हम देखेंगे, इन्हेलेशन एंड
एक्सहेलेशन। ठीक है, हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग की मैकेनिज्म हम कैसे देखेंगे, दो पार्ट में देखेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनहेल और यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्सहेल। ठीक है, अब ये मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ पहले थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। चलिए, बेसिक में ये है कि कभी भी बाहर से एयर आपकी बॉडी में अंदर कब जाएगी, अगर हम कॉमन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का भी प्रिंसिपल लगाए तो बाहर से एयर अंदर कब जाएगी, जब बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है। ठीक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सब में क्या होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, मेरी बॉडी में लो प्रेशर है, तो बाहर से हवा अंदर आएगी। अब मैं अगर चाहती हूँ अंदर से हवा बाहर जाए तो क्या होना चाहिए, अंदर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, बाहर कम प्रेशर होना चाहिए। बस इसी प्रिंसिपल पे आपका इनहेल और एक्सहेल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनहेल। ठीक है, सी व्हेन आई इनहेल व्हाट इज हैपनिंग, चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, जब आप इनहेल करेंगे तो चेस्ट आपकी अपवर्ड और आउटवर्ड आएगी। इसकी वजह से क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। थोरैसिक कैविटी यानी यहाँ पे जो कैविटी है लंग्स के पास, उसे थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो थोरैसिक कैविटी बढ़ी। अब कभी भी अगर एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर घटता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई यानी एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटा। ठीक है, अब जैसे ही प्रेशर घटा अंदर, यहाँ पे आपकी जो चेस्ट को मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करता है, डायफ्राम। डायफ्राम आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ, एज प्रेशर डिक्रीज, एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव्स इनसाइड। बाहर से हवा क्या होगी, अंदर आएगी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ क्या था, प्रेशर वाला सीन। अब यहाँ पे उल्टा होगा, जब आप एक्सहेल कर रहे हो लाइक दिस, सो योर चेस्ट मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, आपका जो डायफ्राम है रिलैक्स करेगा, आपका थोरैसिक कैविटी जो इंक्रीज हुआ था क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वापस वही चीज़ है, एरिया डिक्रीज, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज। तो अब अंदर प्रेशर बढ़ गया, अंदर प्रेशर बढ़ गया, एज प्रेशर इंक्रीज, एयर फ्रॉम इनसाइड मूव्स आउटसाइड। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसका आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको लर्न कर लो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, इसमें कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये डेली करते हो तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ डायफ्राम क्या चीज़ है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो डायफ्राम क्या है, एक मसल है। आपके जो लंग्स है उसमें मसल्स एब्सेंट होते हैं। तो डायफ्राम किस लिए है, सपोर्ट करता है लंग्स की मूवमेंट को। क्या करता है डायफ्राम, सपोर्ट करता है लंग्स की मूवमेंट को, इसलिए डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब एकदम बलून जैसा होता है डायफ्राम। ठीक है, ये आपके लंग्स है, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम प्रेजेंट है। जब आप
इनहेल कर रहे हो, आपके लंग्स ऊपर जा रहे हैं, तो आपका डायफ्राम ऐसे डोम शेप का हो जाता है, पूरा खींच जाता है क्योंकि ये लंग्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ खींच रही हूँ तो ऐसे आपका डोम शेप का हो जाएगा। ये इसका नॉर्मल शेप है। ठीक है, और जब आपके लंग्स रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब आप एक्सहेल कर रहे हो, तो ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसका ऐसा डोम शेप है। ओके, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपका जो डायफ्राम है वो क्योंकि खिंचता है तो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपका डायफ्राम है, खिंचता है तो ऐसे फ्लैट हो जाता है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपका जो डायफ्राम है दोबारा से डोम शेप में आ जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के पास ना हमारे जैसी इतनी डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स का हर एक पार्ट अपना इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो प्लांट की हम बात करेंगे रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, और फिर हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट की। तो रूट्स के पास क्या है, रूट हेयर है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू कर लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर लेता है गैसेस। ठीक है, स्टेम के पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो वुडी स्टेम है उनके पास। इन पोर्स को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं ये पोर्स को हम? लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के थ्रू ये लोग एक्सचेंज करते हैं। कौन सी स्टेम के पास होंगे ये पोर्स? वुडी स्टेम के पास। लीव्स, तो लीव्स के पास क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा, स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स है, तो इनके थ्रू ये लोग एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स का तो बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है रूट में रूट हेयर है, स्टेम में लेंटिसेल्स है और लीव्स में स्टोमेटा है। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? एक्वेटिक प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे हम? एक्वेटिक प्लांट्स की। ओके, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स है कहाँ पे? उनका पूरा सरफेस वाटर में है। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स डिफ्यूजन के थ्रू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेंगे। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन या आप सर्कुलेशन ले लो। आज 27 है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो करीब 28/4 तक, 28/4 यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, ये 2 दिन में आई विल ट्राई कि मैं पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लूँ। ठीक है, थोड़े यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ भी रहते हैं तो मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बट आई विल ट्राई कि 28-29 तक मैं ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, और फिर हम लोग ये चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का वीडियो करीबन 1 मई तक आई विल अपलोड। ठीक है, तो 1 मई तक क्या होगा? आपका जो लाइफ प्रोसेस है इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।